हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट मेरे सामने आया। इसमें बंदा सिंपल सी बात कह रहा है यार, हाविंग से 500 दिन पहले बिटकॉइन को खरीद लो और हाविंग के 500 दिन बाद बिटकॉइन को सेल कर दो। बस इतना ही है। मतलब यू विल एंड अप मेकिंग डिसेंट डिसेंट मनी। मेरे को यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा यार ये क्या कह रहा है। फिर इसने एक चार्ट भी डाला। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस चार्ट के अंदर भी इसने ये बताने की कोशिश करी कि देखो 2016 में भी 500 दिन पहले अगर आपने बीटीसी को बाई किया होता, फिर हाविंग आती और हाविंग के 500 दिन बाद आपने सेल कर दिया होता तो आपने टॉप पे बेच दिया होता। फिर इसने 2020 में भी बताया कि आपने 500 दिन पहले बाई किया होता, 500 दिन बाद जो है वो बेच दिया होता हाविंग के। ठीक है। ऐसे ही इसने 2024 में भी बताया। ठीक है। और ये 2028 में भी बता रहा है कि भाई 2028 में हाविंग है ना, तो उसके 500 दिन पहले खरीद लो और 2028 में जब हाविंग होगी तो उसके 500 दिन बाद जो है वो बेच देना। लिटरली मुझे यकीन नहीं हुआ तो मैंने क्या करा कि मैंने ना एआई पे ये डाला और मैंने एआई से पूछा कि भाई इसको ज़रा चेक करना। तो जैसे उसने एग्जांपल लिया, 2012 में हाविंग हुई थी। ठीक है। तो हाविंग डेट थी 28 नवंबर 2012। तो 500 दिन पहले खरीदने का मतलब है कि किसी ने 16 जुलाई 2011 में अगर खरीद लिया होता तो $13 का था। ठीक है। और 500 दिन बाद बेच दिया होता, ठीक है, हाविंग के, तो 2014 में बेचा होता 12 अप्रैल को, तो उस टाइम था $430 का एक बीटीसी। तो किसी ने सोचो $13 का खरीदा होता और उसके बाद बेच दिया होता $430 का। ठीक है। सिमिलरली 2016 में भी, ठीक है, 500 दिन पहले अगर किसी ने बाई किया होता तो उसको $235 का मिलता और फिर उसके बाद 2017 में बेच दिया होता हाविंग के 500 दिन बाद तो $8100 का बेच दिया होता। ठीक है। सिमिलरली ऐसी 2020 में हाविंग जो थी उससे 500 दिन पहले 28 दिसंबर 2018 को किसी ने $3700 का लिया होता और उसके बाद हाविंग के 500 दिन बाद बेच दिया होता 23 सितंबर 2021 को, तो $42,000 का होता। ठीक है। सो ये इसका कहने का मतलब ये कि इसने 2024 में भी यही करा। इसने 16,900 $17,000 के आसपास खरीदा 500 दिन पहले और हाविंग के बाद इसका ये मानना है इस बंदे का कि टॉप जो था वो सवा लाख यूएस डॉलर के आसपास वो टॉप था, तब आपको निकल जाने का। तो और अब ये कह रहा है कि हाविंग 2028 में है, तो उससे 500 दिन पहले खरीद लो और उसके 500 दिन बाद बेच दो। ये किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन जब डेटा को चेक किया गया, जो वो बात कह रहा है, तो वो बेसिकली सच है। ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं कि पैटर्न फ़ॉलो करे, लेकिन पिछले 3-4 साल से तो ये पैटर्न फ़ॉलो कर रहा है और इसकी इसके पीछे की जो वजह, ये कोई तुक्का नहीं है। हाल्विंग के मतलब ये है कि बिटकॉइन जितना सप्लाई में आता है, उसकी सप्लाई आधी रह जाती है हर 4 साल बाद। तो जब सप्लाई आधी रह जाती है, हर 4 साल में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, मनी प्रिंटिंग होती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है, इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन बढ़ती है, तो उस वजह से बीटीसी की डिमांड बढ़ती है, सप्लाई आधी रह जाती है। तो ये सिंपल सा फ़ॉर्मूला है। तो गाइज़ वेरी इंटरेस्टिंग है ना? वेरी इंटरेस्टिंग। सो कैसा लगा एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना? ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस वाले ट्वीट में ये लिखा है कि भाई बेयर मार्केट जो है ना वो शैलोवर होती जा रही है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको पहले दिखता था बीटीसी 2011 में 94% गिरा, करेक्शन आई बेयर मार्केट में। 2013 में 86% करेक्शन आई, 2017 में 84% आई, 2022 में 78% आई और अब ऐसा नहीं कि 90% बिटकॉइन करेक्ट कर जाएगा। मार्केट बड़ी हो गई ना, तो बिटकॉइन कैन अभी जैसे 54% की करेक्शन है तो प्रोबब्ली ये बॉटम माना जा रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ है। थोड़ा जियोपॉलिटिक्स को कवर करते हैं, फिर क्रिप्टो को कवर करेंगे। जियोपॉलिटिक्स और क्रिप्टो और फाइनेंस सब एक ही चीज़ है। ये बड़ी गहराई से ये कॉम्बिनेशन है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स को नहीं समझते, तो फिर आप फाइनेंस को नहीं समझते। फाइनेंस को समझने के लिए आपको जियोपॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट है। अभी जो सबसे पहली न्यूज़ है, ईरान ने एक सरप्राइज़ अटैक किया। ठीक है, तो ईरान ने जो ये सरप्राइज़ अटैक किया, ये ऐसा होता था कि पहले जब भी अटैक करता था, अमेरिका करता था। अभी ये 5 दिन से वॉर रुकी हुई थी। ठीक है? अब 5 दिन से वॉर रुकी हुई थी, उसके बाद ईरान ने क्या करा कि जब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो ईरान ने मिसाइल्स जो है वो दागी और उनको इंटरसेप्ट किया। बदले में जो अमेरिका ने क्या करा कि सऊदी अरब के साथ मिलके, ठीक है? जब उसने ईरान ने अटैक किया, तो उसने सऊदी अरब के साथ मिलके, ये पहली बार हुआ है, जब से वॉर शुरू हुई है, कि सऊदी अरब के साथ मिलके उसने इराक के अंदर एक पीएमएफ करके ईरान बैक्ड एक आर्मी है, जो इराक में लड़ रही है, तो उसके ऊपर अटैक किया। करीब 2,38,000 सोल्जर माने जाते हैं पीएमएफ के। उस पे अटैक किया, लेकिन इसमें सऊदी अरब साथ था। तो सऊदी अरब ने ये सीधा संकेत दिया है, ऐलान कर दिया है ईरान को कि बॉस बहुत हो गया
और अब हम अमेरिका के साथ हैं और जहाँ पे भी हम पे अग्रेशन होगा हम जवाब देंगे। अभी इसकी टाइमिंग को ऐसे समझो कि इससे पहले भी बड़े-बड़े अटैक हुए हैं सऊदी के ऊपर सब चीज़ें। अभी क्यों? अभी कहीं न कहीं ना सऊदी अरब को एक लॉलीपॉप दिया अमेरिका ने। उसने बोला कि बॉस तुम्हें मैं न्यूक्लियर पावर बना दूँगा, तुम सिविलियन यूज़ के नाम पे मैं तुम्हें न्यूक्लियर एनर्जी दे दूँगा, एनरिचमेंट का तरीका बता दूँगा। 30 साल के तक का तुम्हें एक प्लान है तुम्हारे पास। अ, ये कहीं न कहीं सऊदी अरब ये चाहेगा कि वो न्यूक्लियर पावर बने क्योंकि अगर उसको ईरान को काउंटर करना है। अब उसको मुँह में लॉलीपॉप तो दे दिया, अब बदले में अमेरिका ने बड़ी चीज़ माँग ली। उसने बोला अब्राहम अकॉर्ड साइन करो। अब्राहम अकॉर्ड का मतलब ये है, साइन करने का मतलब कि इज़राइल के साथ रिलेशनशिप को नॉर्मल करो, ट्रेड करो, एम्बेसीज़ खोलो, गले मिलो, ठीक है? तो ऑब्वियसली अब ये सऊदी अरब तो एक कैच 22 सिचुएशन में पड़ गया। अब उस पे ये नेगोशिएशन कर ही रहे होंगे, अब सऊदी अरब को ये तो वो बोल ही सकता है ना कि बॉस वो नहीं करो तो कम से कम वॉर में उतरो। तो कहीं न कहीं अब आपको दिखेगा कि सऊदी अरब अमेरिका के कहने पे बहुत कुछ करेगा। उनमें ये वन ऑफ द एक्शंस हैं। आगे भी आप देखोगे कि मिल के दोनों कई जगहों पे ये मिलिट्री एक्शंस लेंगे। क्योंकि सऊदी अरब को एक लॉलीपॉप दिख रहा है, वो है न्यूक्लियर पावर का, कि अगर उसको इस रीजन में अपनी सुप्रीमेसी को मेंटेन रखना है, तो उसे ईरान को वो इसी तरीके से काउंटर कर सकता है जब वो भी न्यूक्लियर पावर बने, ठीक है? तो ये चीज़ें उसके बाद अगर हम और खबरों पे चलें तो आपने देखा होगा कि हूतीज़ बाब-एल मंदेब को कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब ने हूतीज़ के ऊपर अटैक किया। हूतीज़ जो है वो यमन के अंदर वो ग्रुप है जो कि रिकॉग्नाइज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो पावर में है वो सऊदी अरब बैक्ड जो रिजीम है वो पावर में है। तो यमन के अंदर जो पावर में नहीं है वो बाब-एल मंदब को कंट्रोल करते हैं। वो एरिया है जहाँ से सऊदी अरब के टैंकर्स निकलते हैं रेड सी के रास्ते से। तो अब वहाँ पे चाइना पे के लिए जो टैंकर्स जा रहे थे, तो चाइना ने कहीं कहीं न कहीं हूथीज़ को बोला कि बॉस मेरे टैंकर्स जाने दो, और हूथीज़ ने वो जाने दिए और बदले में उसने क्या करा कि ईरान को बोला कि बॉस मैं तुम्हें मिसाइल्स दे दूँगा, और शोल्डर से लॉन्च करने वाली कोई 70 मिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ मिसाइल्स फाइनली ईरान को चाइना प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? तो ये रॉयटर्स की मेजर खबर है। उसके बाद हम बात करते हैं माइकल सेलर, भाई ये इंपॉर्टेंट है, फिर से हम क्रिप्टो पे वापस आ गए। तो माइकल सेलर ने क्या करा कि उसकी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ये थे ना कि उसके पास इनफ कैश रिजर्व नहीं है डिविडेंड्स और इंटरेस्ट को पे आउट करने के लिए। तो माइकल सेलर ने 525 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो अपना रिजर्व में कैश बढ़ा लिया। मतलब अब माइकल सेलर के पास कितना कैश हो गया है, 3.75 बिलियन यूएस डॉलर का उसके पास कैश हो गया है, लिटल कैश। और उसकी जो देनदारी है हर साल वो 1.7 बिलियन यूएस डॉलर की है, वो फिक्स्ड है। चाहे माइक्रो स्ट्रैटेजी काम करे ना करे, कंपनी को प्रॉफिट हो, धंधा पानी हो या ना हो, तो उसने क्या करा कि उसने अपने 3.75 बिलियन यूएस डॉलर की यूएसडी रिजर्व कर लिए, और उसने अब उसकी जो पे आउट है वो 1.7 बिलियन यूएस डॉलर का है फिक्स्ड। तो मोटा-मोटा ये समझिए कि 2.1 ईयर्स मतलब 2 साल का उसके पास अपने फिक्स्ड पे आउट देने के पैसे हो गए। तो माइक्रो स्ट्रैटेजी अब सेफ हो गई है 2 साल के लिए तो एटलीस्ट, ठीक है? और ये कैश रिज़र्व को बढ़ाता चला जाएगा। और माइक्रो स्ट्रैटेजी ने एक और काम ये किया कि उसने अपने एसटीआरसी के शेयर्स को रीपरचेज़ कर लिया। ये बड़ी खबर है क्योंकि एसटीआरसी के शेयर्स को रीपरचेज़ करने का मतलब ये है कि वो अब उसको $100 से ऊपर ले जाना चाहता है एसटीआरसी के शेयर को, क्योंकि एसटीआरसी के शेयर जैसे ही $100 से ऊपर जाएँगे, तो उसके बाद वो और शेयर्स को इश्यू कर पाएगा। तो अब अगर कहीं न कहीं वो एसटीआरसी का शेयर थोड़ा पंप कराना चाह रहा है ताकि वो $100 से ऊपर चला जाए। उसको मैं भी आपको थोड़ा-सा डिटेल में और ये कवर करके दिखाता हूँ, देखिए। एमएसटीआर का प्राइस तो ये है $96 का। एसटीआरसी का प्राइस जो है वो $88 का पहुँच गया है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं चाहता है कि $100 से ऊपर एक बार ये अगर चला जाए एसटीआरसी का प्राइस, तो उसके बाद वो और शेयर्स को जो है वो न इश्यू कर सकेगा, ठीक है? तो ये है। और अगर हम इस एक और डेटा को अगर हम देखें, तो ये डेटा आपको दिख रहा होगा, तो इसमें बेसिकली डेटा ये बता रहा है कि जो 2025 के अंदर ये देखा गया कि जो 5 से 7 साल तक बिटकॉइन को होल्ड करते हैं, उन लोगों में कमी आई है। ये जो येलो वाला आप देख रहे हो, येलो जैसे आप ये बार्स देख रहे हो, इसके अंदर येलो कलर देख रहे हो, तो अगर आप 2024 का येलो देखेंगे, तो येलो वाला पार्ट है, वो है 5 से 7 साल के लिए जो लोग होल्ड करते थे बिटकॉइन को, उनमें कमी आई है। लेकिन जो 10 साल से ज़्यादा समय के लिए होल्ड करते हैं, उनमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि
लॉन्ग टर्म बिलीवर्स बड़े हैं, लेकिन ये जो मीडियम टर्म वाले हैं, इनमें थोड़ी कहीं न कहीं घबराहट हुई है। जैसे कि अगर आप 1 से 2 साल वालों को भी देखें, तो उन्होंने प्रॉफ़िट बुक किया है, ठीक है? तो और ये 5 से 7 साल वालों में भी कमी आई है, और 1 से 2 साल तक जो बिटकॉइन को होल्ड करते थे, उनमें भी कहीं न कहीं कमी आई है। बट जो 10 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं, वो वहीं के वहीं हैं। और पिछले 8 दिन के अंदर ये देखा गया है, आप अगर आप इस वाले ट्वीट को देखें, तो पिछले 8 दिन के अंदर जो है व्हेल्स अक्यूमुलेट कर रही हैं बीटीसी को। करीब 19,700 बिटकॉइन बाय किए हैं 8 दिन के अंदर। तो व्हेल्स जो है इस डिप का पूरा फ़ायदा उठा रही है, ठीक है? बाकी माइकल सेलर भी कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस लेके आ रहा है, क्योंकि माइकल सेलर की वजह से काफ़ी करेक्शंस हुई थी। इनफैक्ट माइक्रो स्ट्रैटेजी ने ये ट्वीट किया है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि अभी भी जो एसटीआर जो एमएसटीआर का शेयर है, उसने अगर हम देखें कि हर साल, ठीक है, हर साल किस एसेट ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो एमएसटीआर के शेयर ने रफली 42% का रिटर्न दिया है 10 अगस्त 2020 से। हर साल 42% का। बिटकॉइन ने हर साल 10 अगस्त 2020 से 32% का रिटर्न दिया है। मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज़ ने 23% का, एस-एंड-पी 500 ने 14% का, गोल्ड ने 12% का, रियल एस्टेट ने 8% का रिटर्न दिया है रफली हर साल। तो रियल एस्टेट इतना ही रिटर्न दे रहा है जितना कि इन्फ्लेशन, आप समझ लीजिए मनी प्रिंटिंग होती है 6-7% की। क्लैरिटी एक्ट पे काफ़ी सारी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट आया है, जिसमें ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, चार्ल्स श्वाब, गोल्डमैन सैक, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, ये सारी जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, इनका जो है वो कहीं न कहीं सपोर्ट आया है क्लैरिटी एक्ट पे। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने भी अपना सपोर्ट ज़ाहिर किया है। और इधर आपने देखा कि जेडी वांस को एक शोक सभा है, और शोक सभा के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प जो है, वो अपनी जेब से टिक टैक निकाल के खा रहे हैं, और टिक टैक निकाल के खा रहा है, और उसके बाद अपने वाइस प्रेसिडेंट को भी दे रहा है, तुम खाओगे? टिक टैक वही है जो 10 रुपए का नहीं मिलता पान की दुकान पे। वो बात अलग है, टिक टैक की सेल अब रॉकेट हो जाएगी, क्योंकि ये तो फ्री की एडवर्टाइजमेंट हो गई ना। तो टिक टैक खा रहा है एक शोक सभा के अंदर, और जेडी वगैरह तुम खाओगे? वो बात अलग है, उसके मुँह में वो डाल नहीं सका, ठीक है? अच्छा, जाते-जाते एक और चीज़ है कि यार, मैं आपको हमेशा से ये कह रहा हूँ कि अब आने वाला जो फ्यूचर है ना, ये जितनी भी क्रिप्टो एक्सचेंजेज़ हैं, ठीक है? ये एक इस तरह का धंधा होने वाला है कि अब ये क्रिप्टो एक्सचेंजेज़ नहीं रहेंगी। ये बेसिकली क्या होंगी, एक पूरा सॉल्यूशन देंगी एक बंदे को। मतलब बंदे को ईटीएफ, बंदे को क्रिप्टो, बंदे को एक तरीके का सेविंग अकाउंट, बंदे को जैसे पेमेंट के लिए जो ऐप्स होती हैं, स्टेबल कॉइन, उसके टोकन्स, आपको शेयर्स के अंदर, किसी भी चीज़ में अगर आपको, चाहे वो एक बंदे के पास कैपिटल है इन्वेस्ट करने के लिए, सपोज उसका बजट है ₹100 का, और वो क्रिप्टो में भी करना चाहता है, रियल एस्टेट में करना चाहता है, टोकन स्टॉक में करना चाहता है। बहुत सुपर फाइनेंशियल ऐप्स बनने वाली हैं फ्यूचर में, चाहे वो कोई भी एक्सचेंज हो। और इस टाइम जो सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है ना, वो बाइनेंस लीड कर रहा है। ये ब्लॉक की एक रिपोर्ट है, जिसको मैं बताऊँ तो उसमें ब्लॉक कह रहा है कि ऑलरेडी बाइनेंस के पास इतना बड़ा स्केल हो गया है कि 320 मिलियन उसके पास रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं, ठीक है? और आप ये समझ लीजिए कि दुनिया का 1/3, ठीक है, जो स्पॉट का वॉल्यूम है, वो इनके पास है, और 42.5% जो है वो फ्यूचर्स का जो टोटल वॉल्यूम है, वो इनके पास है। सोचिए, और 153 बिलियन यूएस डॉलर के तो जो इनके पास यूज़र्स के एसेट पड़े हैं, जो एज़ अ प्रूफ ऑफ रिज़र्व हैं, जो ये टाइम टू टाइम शो करते रहते हैं। मतलब पूरी दुनिया के जो टॉप प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसका 56.5% जो रिज़र्व्स हैं, जो क्रिप्टो है, वो इनके एक्सचेंज पे पड़ा है लोगों का। सोचिए, ये कितने बड़े स्केल पे पहुँच गए हैं। और अब ये जो अपने आप को मोनेटाइज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ़ क्रिप्टो से नहीं कर रहे हैं, बट जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है, उसको ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे लेके आ रहे हैं, ताकि लोग उसमें ट्रेड कर सकें, ठीक है? अब जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ, ठीक है? पिछले 7 महीने के अंदर ट्रेडफ़ाई और आरडब्ल्यूए लिंक जो परपेचुअल्स हैं, वो इन्होंने लॉन्च करे, जिसमें मेटल्स हैं, एनर्जीज़ हैं, इक्विटीज़ हैं। उसके बाद ज़ीरो कमीशन ट्रेडिंग इन्होंने ये प्रोवाइड कर रहे हैं। 7,000 अमेरिका के स्टॉक्स और ईटीएफ हैं, उस पे ज़ीरो कमीशन है, ठीक है? तो और उसके बाद ये जो टोकेनाइज़्ड बी स्टॉक्स हैं, बीएनबी चेन पे, वो 24/7 ट्रेडेबल है। तो बीएनबी चेन पे अलग यूएस के स्टॉक्स जो हैं, वो अवेलेबल हैं ट्रेडिंग के लिए। अच्छा, जो डेटा सजेस्ट कर रहा है, वो इस टाइम जो बी स्टॉक्स हैं, जो बीएनबी चेन पे, वो 5.6 मिलियन यूएस डॉलर से 100 मिलियन यूएस डॉलर पे पहुंच गया है, ठीक है? जो एसेट्स के जो मार्केट कैप है 15 दिन के अंदर। और
458 मिलियन यूएस डॉलर का वॉल्यूम है, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम। 47% ऑफ ट्रेडिंग जो है ना वो यूएस के बाहर हो रही है, मतलब अमेरिका से बाहर हो रही है ट्रेडिंग, जो 47% है। और 58% जो है वो इमर्जिंग मार्केट से आ रही है। तो इमर्जिंग मार्केट्स का, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स को अमेरिका के स्टॉक्स में एक्सपोज़र लेने का तरीका नहीं मिलता था, लेकिन अब अमेरिका के स्टॉक में, अमेरिका की रियल एस्टेट, अमेरिका की इक्विटी मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में एक इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि एक तो कॉस्ट बहुत कम है, ठीक है, और हिंड्रेंस नहीं है। तो बहुत ईज़ी है, जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज को डाउनलोड करना, उसपे ट्रेड करना, वैसे ही दुनिया भर के इमर्जिंग मार्केट में लोग स्पेसएक्स में, लोग यूएस के ईटीएफ्स में, यूएस की कंपनीज़ में, टोकेनाइज़्ड स्टॉक्स में जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड जो ये एक्सचेंजेस हैं, ये सुपर ऐप्स बन रहे हैं, और उसमें वंस अगेन बाइनेंस इज़ लीडिंग, ठीक है। सो अगर एक और, मैं इस रिपोर्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये एक और रिपोर्ट है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस आर बिल्डिंग फाइनेंशियल सुपर ऐप्स फॉर द नेक्स्ट बिलियन यूज़र। इसमें भी अगर हम देखें तो आप ये देख सकते हो कि मैं थोड़ा-सा इसमें बता देता हूँ कि आप चाहे जैसे स्पॉट वॉल्यूम पर एक्सचेंज देखें, तो इसमें ये येलो वाला है, ये आप देख रहे हैं कि बाइनेंस इस पे लीड कर रहा है। टोटल फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट पर एक्सचेंज, इसमें भी आप देख सकते हैं बाइनेंस लीड कर रहा है। टोटल फ्यूचर वॉल्यूम पर एक्सचेंज में बाइनेंस लीड कर रहा है। वॉल्यूम अक्रॉस ट्रेडफाई पर्प्स पर एक्सचेंज में बाइनेंस लीड कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट अक्रॉस ट्रेडफाई में हाइपर लिक्विड लीड कर रहा है। लिक्विडिटी एंड मार्केट क्वालिटी, मतलब ये आप ट्रेडफाई के अंदर आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से ऑलरेडी सारी एक्सचेंजेस कूद चुकी हैं। ऑलरेडी आप ये देख सकते हो कि इसमें कौन-कौन सी एक्सचेंजेस हैं, और इसमें फिर से वंस अगेन बाइनेंस लीड कर रहा है। चाहे आप स्टेक्ड ईथ वर्सेस कॉइनबेस ईथ रेवेन्यू देख सकते हैं, ठीक है? तो इसमें भी बाइनेंस लीड कर रहा है इन कंपैरिजन टू कॉइनबेस। सो ये आप बाइनेंस पे, जो आप देख रहे थे ना, मैं कह रहा था ना कि आप इसके थ्रू, सुपर ऐप्स के थ्रू पे भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि साल दर साल बाइनेंस पे का वॉल्यूम किस लेवल पे पहुँच गया है। सो गाइस, ऑल आई एम सेइंग इज कि कहीं ना कहीं ट्रेडफाई, क्रिप्टो, सब एक साथ एक ही ऐप पे आ गए हैं। फ्यूचर में कोई भी आप ऐसे नहीं सुनोगे क्रिप्टो एक्सचेंज, आप सुनोगे फाइनेंशियल एप्स, सुपर एप्स। इसमें ये भी मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कल को ट्विटर, स्पेस एक्स, जैसे एक्स है, एक्स भी इसमें उतर सकता है कल को। एप्पल, गूगल जैसी कंपनीज भी, क्योंकि अल्टीमेटली हर दुनिया का जो यूज़र है वो इन्वेस्टर भी है। तो कल को इमेजिन करें कि लोग एक ही ऐप के ऊपर टेक्स्ट भी कर रहे हैं, पिक्चर्स भी भेज रहे हैं, वीडियोस भी भेज रहे हैं, क्रिप्टो भी कर रहे हैं, स्टेबल कॉइन्स भी कर रहे हैं, पेमेंट्स भी कर रहे हैं। एंड दैट्स द वे इट इज़। बहुत तेज़ी से बदल रहा है फ्यूचर। ठीक है ना? आपका क्या कहना है? एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा विद दिस थॉट। थैंक यू वेरी मच।